स्वागत है सभी क्यूरियस माइंड्स का। आज का वीडियो बहुत लंबा होगा, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहुचर्चित विषय पर आज बात करने वाला हूँ। जैसे हम समर सीज़न से गुजर रहे हैं और चारों ओर समाचार में हमको एक न्यूज़ देखने मिलती है कि पानी वाटर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इंडिया में। ये सिटीज़ वो सिटीज़ जहाँ पर पानी ही नहीं है। तो ऐसे समय पर क्या हमारे जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, जिनको पॉन्ड या तालाब कहा जाता है, रूरल एरियाज में ख़ास तौर पर इनकी क्या स्थिति है भारत में आज, क्या इनकी हेल्थ अच्छी है? क्योंकि ये जो फ्रेश वाटर सोर्स होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करते थे। एक वेल निट कम्युनिटी हमारी गांव की पूरी इन पर निर्भर हुआ करती थी। जैसा कि हमारे दादा दादी हमें बताते हैं कि तालाब से पानी, कुओं से पानी लाना पड़ता था। तो आज जैसे नल से पानी आता है तो हम तालाबों की ओर नहीं जाते, और इससे ऐसे में ये तालाब जो है बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इरोड होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति है कि ये तालाब एक्सटिंक्ट हो रहे हैं हमारे गांव से। अब गुजरात के जिस भाग में मैं रहता हूँ, गुजरात का ज़्यादातर हिस्सा ये सेमी एरिड जोन में आता है। यहाँ पर ड्राई कंडीशंस होते हैं, तो बारिश पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी इंडिया में ओवरऑल देखी जाती है। बारिश अच्छी खासी होती है, लेकिन पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। लेकिन बारिश के बाद कुछ ही महीनों में वापस वाटर स्ट्रेस शुरू हो जाता है, क्योंकि रेन वाटर को हार्वेस्ट नहीं करते, उसको स्टोर नहीं कर पाते। ऐसे में ये पॉन्ड या तालाब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या आज हम इनकी इम्पोर्टेंस को आज समझते हैं? नहीं समझते तो आज इस वीडियो को देखकर आई एम श्योर आपको भी कुछ अवेयरनेस आएगी पॉन्ड्स को लेकर, इनकी इम्पोर्टेंस को लेकर। क्या थ्रेट्स ये फेस कर रहे हैं, क्यों इनका कॉन्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है आज के समय, ये बातों को आज हम जानेंगे। जैसे मेरे गांव में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बहुत सारे तालाब हुआ करते थे, लेकिन आज जैसा कि मैं लोगों से जाना कि बहुत सारे तालाब आज भर गए हैं, यानी कि लैंडफिल बन चुके हैं और उसको पूरी तरीके से भर दिया गया है। आज उसमें पानी नहीं है, या फिर किसी भी तरीके का उसका इम्पैक्ट या कोई रोल नहीं बचा है। ऐसे में कुछ तालाबों को जब मैं विज़िट किया तो वहाँ पर क्या स्थिति है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि एक एग्जाम्पल के साथ हम समझ सके इन लार्जर स्टोरी को पॉन्ड्स की हमारे भारत देश में। अब मैं भी शहर में रहता हूँ, हमारे गांव से काफ़ी दूर मुंबई में। ये बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग होगा अगर हम पॉन्ड को इनकी साइज़ को देख करके, क्योंकि ये छोटी वाटर बॉडी है, इसको अनइम्पॉर्टेंट या इनसिग्निफिकेंट मान नहीं सकते। क्योंकि पॉन्ड जो है एक छोटे वेटलैंड फीचर्स होते हैं, इनका इकोलॉजिकल रोल होता है। ये वैल्यू ऐड करते हैं, बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल वैल्यू ऐड करते हैं एक लैंडस्केप में। पॉन्ड की बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर हैबिटेट है, और एक लैंडस्केप लेवल पर देखें तो एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में, यानी कि हमारी जैव विविधता को बढ़ाने में और संभालने में, कंजर्वेशन करने में। लेकिन आज बहुत ज़्यादा ये वल्नरेबल हो चुके हैं और इनका डिग्रेडेशन देखने मिलता है। ऐसा ही कुछ मैंने मेरे गांव के तालाबों में भी नोटिस किया कि बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुके हैं ये, इनकी क्वालिटी बहुत कम हो चुकी है, और जो लेवल हुआ करता था ये भी बहुत कम हो चुका है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि तालाब एक सोर्स भी है जहाँ से पानी को निकाला जाता है। पानी को यूज़ किया जाता है कई पर्पसेस के लिए, जैसे कि नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, एनिमल हस्बेंड्री में, एग्रीकल्चर के लिए। तो बहुत सारे पर्पसेस के लिए पानी को मोटर के द्वारा आज भी पंप आउट किया जाता है, निकाला जाता है। और एक सिंक भी है, एक लैंडफिल है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डंप की जाती है, चाहे वो हमारा सीवेज वाटर हो, म्युनिसिपल वेस्ट हो, कचरा हो, बहुत सारा एनिमल वेस्ट भी इसमें मिल जाता है, और आइडल इमर्शन। बहुत सारा एक स्ट्रेस आज के समय हमारे पॉन्ड्स फेस करते हैं। आज इंसानों द्वारा किए जा रहे अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनकी वजह से क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो चुका है। हम देखते हैं कि रेनफॉल के पैटर्न्स बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो चुके हैं, जहाँ पर कम बारिश होती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने मिलते हैं। ऐसे में ये पॉन्ड जो है स्मॉल स्केल पर पानी को स्टोर करना
इससे हम हमारी वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और जैसे ही वाटर सिक्योरिटी इंश्योर होती है, हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। एक बात जो हम सभी को याद रखनी है कि इस प्लैनेट को हम दूसरे जीवों के साथ, एनिमल्स के साथ शेयर करते हैं। तो जितना राइट, हक हमारा है ऐसे वाटर बॉडी पर, उतना ही इन बर्ड्स का है, दूसरे जीवों का है जो यहाँ पर हमसे भी पहले से रहते हैं। तो आज भी ये चैन से यहाँ पर रहे, ये भी हमें इंश्योर करना है। और इसी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की सोच के साथ आप देखोगे कि जो प्रिस्टीन पॉन्ड, तालाब, वेटलैंड आज मौजूद है दुनिया भर में, उसको रामसार साइट डिक्लेयर किया जाता है। ऐसे में इन तालाबों की रक्षा करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। आइए देखते हैं गांव के तालाब को। तो जैसे ही मैं अपने तालाब में पहुंचा, पहले तालाब में गांव के, मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर टाइम बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हुआ है। ये पॉन्ड अब प्रिस्टीन कंडीशन में बिल्कुल नहीं है और बहुत ज़्यादा दबाव है इन पर। कैसे? पहले तो जो थ्रेट्स ये फेस कर रहे हैं उसको समझते हैं। और जो थ्रेट्स ये तालाब फेस कर रहा है, ये मोस्टली भारत में हर तालाब फेस कर रहा है। बहुत सारे आप देखोगे कि बॉर्डर में दूर आपको जो एक ही प्रकार के प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, एक ही स्पीसीज़ का प्लांट होना, ये दर्शाता है कि इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखिए, ये जो पीछे की ओर प्लांट है, इसको आइपोम या कार्निये कहते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा इन्वेजिव प्लांट है, भारत का मूल प्रजाति नहीं है भारत की, तो इसका अटैक है। फिर बहुत ज़्यादा आप देखो यहाँ पर प्लास्टिक और सीमेंट पोल्यूशन हमको दिखाई देता है। इसकी सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है और एंक्रोचमेंट देखने मिलता है। बहुत सारे मोटर पंप लगा करके पानी को यूज़ किया जाता है, जो कि यूज़ होता था, लेकिन क्या इतनी मात्रा में पानी को निकालने से क्या इस तालाब में पानी बचेगा ज़्यादा समय के लिए? ये भी एक प्रश्न उठता है। और प्लास्टिक और सीमेंट पोल्यूशन देखने मिलता है। ये देखिए, यहाँ पर नेचुरल सॉइल की जगह पर सीमेंट और दूसरे जो रबल बोलते हैं, मलबा, यहाँ पर डंप किया गया है। फिर सीवेज वाटर का इनफ्लो हमको दिखाई देता है, जिससे बहुत ही एक दूषित पानी इसमें आ रहा है। और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है न्यूट्रिएंट लोडिंग का, क्योंकि इतने ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद है कि इसमें एल्गल ब्लूम हमको दिखाई देती है। और एक और चीज़ जो है वो है कि यहाँ पर बफर जोन नहीं है। हर एक तालाब के पास बफर जोन होना चाहिए, यानी कि एक कवर होनी चाहिए प्लांट्स की, बहुत सारे पेड़ पौधे होने चाहिए आसपास, जिससे लोग आसानी से इस पर एंट्री ना कर सके। एक बाधा, अवरोध होना चाहिए जिससे ये साइट प्रोटेक्टेड रहे। तो नेटिव प्लांट्स चारों ओर होने चाहिए, जो आज एक ही प्रजाति के पेड़ मुझे दिख रहे हैं, और देसी बबूल, अकेशिया निलोटिका है। तो 2-3 प्रजाति का होना ये अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा प्रजाति के नेटिव प्लांट्स अगर हम चारों ओर लगाएं तो इससे एक बफर जोन क्रिएट होता है। और सबसे पहले तो इस तालाब के पानी को देखें तो बहुत ज़्यादा दूषित मालूम पड़ता है। इसमें एल्गल ब्लूम है, यानी कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं होती, और पानी पीने योग्य तो बिल्कुल नहीं है, और इससे काफ़ी सारे बीमारी भी फैल सकती है ऐसे दूषित पानी से। तो इस तालाब के जो इनफ्लो है, जहाँ से पानी आ रहा है, सीवेज वाटर हो या जो भी हो, उसको चेक करने की, उसको मॉनिटर करने की आवश्यकता है। एक फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाने की आवश्यकता है, जिससे पानी यहाँ पर साफ़ आए। हम देखते हैं कि इंसानों के साथ रहना है तो जीवों को बहुत अडेप्ट करना पड़ता है आज के समय, क्योंकि ये किसको कंप्लेंट करेंगे जाके। तो देखिए, आज भी यहाँ पर बर्ड्स मौजूद है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है, बहुत ही अच्छी बात है। आप देखो, इसमें मुझे रेड बॉटल लॉपिंग, जो कि एक कॉमन वाटर बर्ड है, वो दिखाई दे रहा है। और साथ ही में आप दूर देखोगे
तो दूसरे डक्स और दूसरे वाटर बर्ड्स यहाँ पर मौजूद है, जो कि एक बहुत ही अच्छी साइन है। जो पक्षी सबसे पहले मेरा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं उसमें आप देखो कि सामने की ओर जो पक्षी, जो डक है, बतख है, ये बहुत ही सुंदर बतख है सफ़ेद रंग का। इसका नाम है नॉब बिल डक और इसके नाक पर नॉब होता है, इसीलिए इसका नाम ऐसा है। और ये जो है ये है ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट। तो और पीछे की ओर आइबिस भी है, रेड नेप्ड आइबिस। तो चलिए बात कर लेते हैं इस तालाब में मौजूद कुछ बर्ड्स की, जैसे कि ये ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट। तो ये जो ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट है, इनको हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि हिंदी में इसको गजपाँव कहते हैं, क्योंकि इसके पैर जो है बहुत बड़े होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। जैसे ही अर्ली मॉर्निंग मैंने इस साइट को विज़िट किया तो बहुत एक ग्रुप था ब्लैक विंग स्टिल्ट का, जो कि फीडिंग में बहुत ज़्यादा बिजी था और ऐसा लग रहा था कि उनको कुछ ना कुछ यहाँ पर मिल रहा है खाना, जो कि मैं नहीं देख पा रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे वाटर बॉडीज़ जब डिसअपियर होते हैं तो बर्ड्स भी डिसअपियर हो जाते हैं, इनका एग्जिस्टेंस भी खतरे में आ जाता है। अगर आप बात करें इस पर्टिकुलर स्पीसीज़ ऑफ बर्ड की, तो ये जो ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट है, ये गुजरात के इस क्षेत्र का रेजिडेंट ब्रीडिंग का बर्ड होता है। और ये ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट जो है एक बहुत ही स्लेंडर एलिगेंट बर्ड है और बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग बर्ड है। अगर हम देखें कि इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये पूरे भारत भर में आप देख सकते हैं वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बर्ड है। और इसके लंबे पिंक कलर के पतले पैर होते हैं और काले रंग की चोंच होती है। ब्लैक, इनके बैक पर हमको काला रंग दिखाई देता है, वाइटिश पार्ट रेस्ट ऑफ द बॉडी। और फीमेल की बात करें तो इनके बैक पे जो ब्लैक कलर होता है वो थोड़ा ब्राउनिश उस पर ह्यू हमको दिखाई देता है, जो कि कॉन्ट्रास्ट करता है उसके ब्लैक रेमिजेस को। ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट जो जिसको कॉमन स्टिल्ट भी बोलते हैं, ये एक वेडर है और इस बर्ड को हम कैरेक्टराइज करते हैं इसके काले रंग के पंखों के कारण। इनके जो बैक पर पंख है वो काले रंग के, इसीलिए इसे इनका नाम जो है वो ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट है। और लंबे लंबे इनके लाल रंग के पैर और बाकी का जो स्टमक एरिया है वो सफ़ेद रंग का होता है। और इसमें यंग बर्ड्स आसानी से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मोस्ट मेल्स जो है वो ज़्यादा ब्लैक होते हैं और फीमेल में ब्राउन कलर का ह्यू होता है। और ये रंगों का डिफरेंस जो है इतना ज़्यादा क्लियर कट नहीं है, तो हम पता नहीं कर सकते सिर्फ देखने पर कि मेल है फीमेल है। इस पर थोड़ा डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता पड़ती है। और इनके डाइट की अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है सीज़न के हिसाब से। ये टिपिकली जो है ये एक्वेटिक इंसेक्ट्स को, मोलस्क को, क्रस्टेशियंस को, स्पाइडर्स, वर्म, टैडपोल, छोटी मछलियों को, मछलियों के अंडों को, ऐसे और बीज को भी ये खाते हैं। तो इनके लंबे पैरों के मदद से ये पानी में, जो शैलो वाटर्स काफ़ी पसंद करते हैं, ये तो लंबे पैरों के वजह से ये वेड कर पाते हैं पानी में। और इसीलिए आप देखोगे कि आप ये इंसेक्ट्स को खाते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। अपने सर को पानी के नीचे डाल करके छोटी मछलियों को ये पकड़ते हुए दिखेंगे। छोटे वर्म्स को मड में से यानी दलदल में से निकालते हुए आपको दिखेंगे। ब्रीडिंग के दौरान जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेल फीमेल दोनों बर्ड इन्वॉल्व होती है पेरेंटिंग में। मेल भी इसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम जो है डेडिकेट करता है नेस्ट बनाने में और अंडों को इंक्यूबेट करने में। और पेरेंटल एक टीम के तौर पर काम करते हैं। और क्योंकि ये मोनोगैमस है तो मेल जो है वो नेस्ट के पीछे रहता है और फीमेल फोरेज करती है। अब पॉन्ड से रिलेटेड एक ख़ास पॉइंट को टच करूँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये बर्ड जो है ये अंडे जो है एक डिप्रेशन में, यानी कि ज़मीन पर थोड़ा खड्डा बना करके अपने अंडों को देते हैं, या फिर ये एक वेजिटेशन जो फ्लोटिंग मास
पानी पर तैरता रहता है, कुछ पत्तों का, एक्वेटिक प्लांट्स का, उस पर ही अपने अंडे देते हैं। तो ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ पर इनको चारों ओर नज़र आ सके, ऐसे जगह पर ये अंडे देते हैं। तो अंडों से एक बात हम समझ सकते हैं कि ना सिर्फ पानी इम्पॉर्टेंट होता है एक्वेटिक बर्ड्स के लिए, जो तालाब में मौजूद है, लेकिन तालाब के आसपास की जो मिट्टी है, जो ज़मीन है, वो भी इन बर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ये पानी पर अंडे सारे बर्ड्स नहीं देते, आसपास जो मिट्टी है उस पर अंडे देते हैं। तो अगर एक बफर जोन नहीं होगा या फिर बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन होगा, आसपास की ज़मीन में डिस्टर्बेंसेस होगी, तो इनकी ब्रीडिंग साइकिल, इनका लाइफ डिस्टर्ब होता है। ऐसे में इन पॉन्ड्स को प्रोटेक्टेड रखने के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन पॉन्ड्स के अराउंड भी रेस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। और दूसरी एक्टिविटीज़, अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर लाउड नॉइस है, तो इन सारे फैक्टर से भी इनकी ब्रीडिंग पे, इनके लाइफ पर, इन बर्ड्स की बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। लाउड फायर क्रैकर्स, जो बाजू में ही रोड है तो वहाँ पर से डीजे जाता है या फिर लाउड फायर क्रैकर्स बर्स्ट किए जाते हैं, तो उनसे भी इन बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अब जैसे जैसे यहाँ पर काफ़ी घंटे हो चुके हैं मुझे, यहाँ पर शाम के वक्त आया हूँ मैं, तो सूरज भी अब डूब चुका है, डूबने की कगार पर है। तो ऐसे में इन पक्षियों को देखते देखते शाम बिताना काफ़ी ज़्यादा एक रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस है। इन बर्ड्स के बारे में अगर मैं और बताऊँ तो इनकी जो पैरों के बारे में बात की मैंने, काफ़ी लंबे पैर हैं इनके। और इन लंबे पैर, ये जो लाल रंग के लंबे पैर है ब्लैक विंग स्टिल के, ये उनके शरीर का 60% हिस्सा है, इनकी जो टोटल हाइट है उसमें से। तो पैर काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनके लिए। और ब्रीडिंग सीज़न के बाहर ये बर्ड जो है ब्लैक विंग स्टिल्ट, ये काफ़ी ज़्यादा सोशल होते हैं, यानी लार्ज ग्रुप्स में रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हज़ारों की संख्या में ये साथ में रह सकते हैं। तो ये जो वाटर बॉडीज़ होती है, इन बर्ड्स को देखने पर हमें ये तो समझ में आता है कि ये बर्ड वॉचर्स के लिए, वेडर्स के लिए एक हेवन होता है।
तो कल इस पॉन्ड पर सनसेट एक्सपीरियंस करने के बाद मैं आज फिर से आ चुका हूँ। शाम का वक्त है और अभी सूरज डूबने में समय है। तो जो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग का समय होता है यहाँ पर, इस वक्त आप देखोगे जैसे तालाबों में एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा हलचल होती है और बर्ड्स और दूसरे क्रीचर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं इस समय के दौरान। ऐसे जो प्रिस्टीन पॉन्ड्स होते हैं, ऐसे जो छोटे स्मॉल एक्वेटिक सिस्टम्स होते हैं, ये पर्टिकुलरली जाने जाते हैं उनकी बायोटिक कॉम्प्लेक्सिटी और रिचनेस के लिए। एक पॉन्ड जो है, एक तालाब जो है, उसमें कई कॉम्बिनेशंस होते हैं, डिफरेंट फूड वेब कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि एक फूड वेब बेस्ड होता है साइनोबैक्टीरिया और एल्गे पर, दूसरा थोड़े बड़े प्लांट्स पर, और आखिरी जो फूड कंपोनेंट या फूड वेब है वो बेस्ड होता है डीकेड प्लांट्स पर। इसी प्रकार से एक पॉन्ड जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, खाना प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिजम्स के लिए, और यही राज है तालाब के इतने रिच होने का। यही कारण है कि इतने प्रकार के जीव पॉन्ड के आसपास हमको दिखाई देते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज़ को पॉन्ड जो है, तालाब जो है, वो सपोर्ट करता है। पॉन्ड जो स्ट्रक्चर है, तालाब जो स्ट्रक्चर है, ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। तालाब में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, कॉन्सेंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का, वो दूसरे बड़े वाटर बॉडीज़ के कंपैरिजन में कम होता है। तो इससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। साथ ही में जो हम ह्यूमन इंसानों द्वारा जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की जाती है पॉन्ड के आसपास, वो पॉन्ड की जो क्वालिटी है, पॉन्ड की जो यही जो रिचनेस है, उसको कम कर देता है, उसकी क्वालिटी को डिटोरेट कर देता है। और बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स भी पॉन्ड में इंसानों द्वारा आ जाते हैं, इंसानों की एक्टिविटीज़ द्वारा। जैसे कि आसपास मैप में हमने देखा कि बहुत सारे खेत हैं जो इसी तालाब का पानी भी लेते हैं, और इसी तालाब में उस खेत का जो एक्सेस रन ऑफ होता है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ है, वो भी इसी में आके मिल जाता है। तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, वो सारा केमिकल जो है वो भी इसी में आकर मिल जाता है, इसी पानी में। तो सोचिए, इन बर्ड्स को ऐसे पानी में भी रहना पड़ता है। इससे जो यहाँ पर बर्ड्स है उनकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स देखने मिलते हैं। उनकी जो साइकिल होती है, लाइफ साइकिल, ब्रीडिंग साइकिल, ये सारी अफेक्ट होती है। इसीलिए हमें जो वाटरशेड मैनेजमेंट या फिर कैचमेंट एरिया, ये सारे टर्म्स, ये सारे कंसेप्ट जो है हमें समझने चाहिए, ताकि हम अपने लैंडस्केप को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सके, और ज़्यादा लैंडस्केप की मदद कर सके और इसको समझ सके। तो ये जो हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं, ये गवर्न करते हैं कि एक एरिया में कितना अबंडेंस होगा, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा फ्लोरा का, फौना का, और स्पीसीज़ कंपोजिशन क्या है। ये सारा एक्वेटिक सिस्टम ही डिफाइन करता है एक रीजन में। तो जैसे ही वाटर क्वालिटी ख़राब होती है, ये सारा इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है ये भी डगमगाने लगता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से जाने अनजाने में पॉन्ड में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखे जाते हैं, और ये बदलाव जो है कुछ कारणों से होते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो डिस्टर्बेंस पॉन्ड की इकोलॉजी में होता है वो है कि इंसानों की वजह से इसमें न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो जाता है, जिसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। साथ ही में बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन हो जाता है पॉन्ड के पानी में, जिसमें ट्रेस एलिमेंट्स या फिर ऑर्गेनोक्लोरीन, दूसरे डिसरप्टर्स, एसिडिफिकेशन, और साथ ही में आप देखो जैसे कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इन्वेजिव प्लांट जो है वो आ चुके हैं। जब भी ऐसी इन्वेजिव प्लांट की स्पीसीज़ आती है तो वो हमारे नेटिव प्लांट्स को आउट परफॉर्म करती है, कंपटीशन देती है, तो जिससे हमारी नेटिव स्पीसीज़ यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाती। क्योंकि ये इन्वेजिव स्पीसीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड करते हैं रैपिडली और कोई कंपटीशन नहीं छोड़ते, तो नेटिव स्पीसीज़ यहाँ पर स्ट्रगल करती है और धीरे धीरे फिर यहाँ से वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए हम इमेजिन ही कर सकते हैं कि एक समय पर ये पॉन्ड किस प्रकार का रहा होगा। आज हम जिस स्थिति में इस पॉन्ड को देख रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ होगा कुछ वर्षों पहले, कुछ सदियों पहले।
तब यहाँ पर बहुत सारी नेटिव प्लांट की स्पीसीज़ रही होंगी, बहुत सारे घास की प्रजातियाँ, बहुत सारे दूसरे प्लांट्स। लेकिन आज इसके जगह पर ये एक्जॉटिक प्लांट जैसे आइपोमिया कार्निये यहाँ पर देखा जाता है। यूट्रोफिकेशन की बात की थी मैंने, जिसमें न्यूट्रिएंट बढ़ जाता है। न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी में तालाब के मौजूद होते हैं। ये जो है, इससे क्या होता है, वाटर की ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम हो जाती है। बहुत ज़्यादा डेड ऑर्गेनिज्म सेडिमेंट के रूप में पॉन्ड में जमा होना शुरू हो जाता है। फिर ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे इसके अंदर जो मछलियाँ हैं या दूसरे जीव हैं उनकी मृत्यु शुरू हो जाती है। तो एक साइकिल चलता है फिर ये ऐसे ही। इसीलिए जो यूट्रोफिकेशन है, इसको बहुत ज़्यादा यूट्रोफिकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चेंजेस पॉन्ड की ओरिजिनल स्थिति में देखे जाते हैं, पॉन्ड की हेल्थ में देखे जाते हैं। इसी वजह से जो है फिर हम देखेंगे कि जो ये पानी पीने लायक भी नहीं बचता, इसमें फ़िशिंग नहीं हो सकती, इसमें रिक्रिएशन का भी कोई स्कोप बचता नहीं है। तो इसी वजह से यूट्रोफिकेशन एक बहुत बड़ा कारण बनता है पॉन्ड के डेथ का। यूट्रोफिकेशन के बाद मैंने दूसरी बात की थी कि बहुत ज़्यादा नॉन नेटिव या फिर एग्जॉटिक इन्वेजिव प्लांट की स्पीसीज़ पॉन्ड के आसपास उगना शुरू हो जाती है। इसको बायो इन्वेजन बोलते हैं। बायो इन्वेजन एक ऐसा इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है जिससे नेटिव बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। ये जो ओरिजिनल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस है वो भी ठीक से काम नहीं कर पाते, और जो इन्वेजिव वेजिटेशन है जो पॉन्ड के आसपास ग्रो करता है वो बहुत फास्ट रेट पर ग्रो करता है, जिसको नेटिव स्पीसीज़ कभी से कॉम्पीट नहीं कर पाती। फिर ये डोमिनेट करने लग जाता है नेटिव स्पीसीज़ को, जिससे ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल है उसको ऑल्टर कर देता है। बहुत ज़्यादा सीरियस बायोडाइवर्सिटी फिर लॉस हमको देखने मिलता है। और ख़ास तौर पर जो ऐसे न्यूट्रिएंट से भरपूर शैलो पॉन्ड्स होते हैं, शैलो तालाब होते हैं, यानी कम गहरे तालाब होते हैं, उस पर आप देखोगे कि ऐसे एक्वेटिक वेजिटेशन का इन्वेजन ज़्यादा होता है। कुछ स्पीसीज़ है जैसे कि मैंने आपको बताया आइपोमिया कार्नी, ऐसे कुछ स्पीसीज़ है जो हम आम तौर पर देखेंगे कि इन्वेड करते हुए हमारे तालाबों को, जिसको मैं यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश करूँगा। और इन सब के पीछे ये जो चेंजेस आते हैं उसमें एक बड़ा कारण जो देखा जाता है भारत में तालाबों में, वो है कि वेस्ट वाटर यानी ख़राब पानी का डिस्चार्ज इन्हीं तालाबों में कर दिया जाता है। ये प्राइमरी कारण है पोल्यूशन का, यूट्रोफिकेशन का। और ये जो एक्जॉटिक स्पीसीज़ बढ़ती जा रही है तालाबों में भारत के, ये फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। एक मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न बन चुका है। ये जो इन्वेडर्स है ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इम्पैक्ट करते हैं हमारे बहुत सारे लेवल पर, जैसे ऑर्गेनिज्मल लेवल, इकोसिस्टम लेवल। और जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो होता है कि इसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, डेंसिटी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक्वेटिक प्लांट्स का, वो अफेक्ट होता है। फिर कम्युनिटी होती है प्लांट्स की, जैसे एनिमल्स की कम्युनिटी होती है वैसे प्लांट्स की भी कम्युनिटी होती है। और ख़ास तौर पर ऐसे पॉन्ड जहाँ पर इंटरेक्शन होता है टेरेस्ट्रियल और वाटर का, तो यहाँ पर तो और भी ज़्यादा डाइवर्स कम्युनिटीज़ देखी जाती है। तो ये सारा अफेक्ट होता है। और न्यूट्रिएंट डायनामिक, चाहे फिर रिसोर्स यूटिलाइजेशन रेट और फिज़िकल हैबिटेट ही पूरा चेंज हो जाता है। अब ये इन्वेजिव प्लांट्स जो है वो भी कई विदेशी पौधे हैं। तो ये विदेशी पौधे भारत में आते कहाँ से? ये इंसानों द्वारा किए गए एक्टिविटीज़ की वजह से आते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि ज़्यादा जो तालाब शहर के बाजू में है, अर्बन एरियाज़ के आसपास है, उसमें ज़्यादा ऐसे वीड्स या फिर इन्वेजिव प्लांट्स देखे जाते हैं। अगर चेंजेस शुरू हो गए वाटर साइकिल में, वाटर साइकिल जिसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं, जिसमें प्रेसिपिटेशन पैटर्न, उसकी इंटेंसिटी, बारिश की इंटेंसिटी, क्वांटिटी, टाइमिंग,
अगर ये सब भी चेंज हो गया और साथ में तापमान बढ़ता रहा तो ये बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है पॉन्ड के लिए, क्योंकि इवेपोट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ जाती है तापमान बढ़ने से। और फिर क्योंकि पॉन्ड का, छोटे तालाबों का, छोटे वाटर बॉडीज़ का कंट्रीब्यूटिंग कैचमेंट कम होता है और छोटे वेटेड एरियाज़ होते हैं, तो पॉन्ड को हैंडल नहीं कर पाता, क्योंकि ज़्यादा इवेपोरेशन, कम प्रिसिपिटेशन, इससे वाटर का स्तर नीचे चला जाता है। ये सारे चेंजेस जो नेगेटिवली पॉन्ड को इम्पैक्ट करते हैं, अगर इनको डिटेक्ट करना है तो हम पॉन्ड के, तालाब के पानी में पीएच लेवल को चेक कर सकते हैं, क्योंकि पीएच लेवल अगर 6 से नीचे चला गया है तो एसिडिफिकेशन की वजह से काफ़ी सारे फ्लोरा, फौना ये यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा लेस डाइवर्स हो जाएगा ये जगह। और कुछ ऐसे एसिड टॉलरेंट ग्रुप होते हैं प्लांट्स के जिनकी संख्या जो है बढ़ जाएगी। तो अब इस पार्ट पे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैं इंतज़ार कर रहा था आपके साथ शेयर करने में, कि इस तालाब में कौन से बर्ड की स्पीसीज़ मौजूद है। तो बहुत सारे एक्वेटिक बर्ड्स इस पॉन्ड में आज भी मौजूद है, जैसे कि आइबिस है, रेड नेप्ड आइबिस हमको दिखाई दे रहा है, फिर नॉब बिल डक है, लॉपविंग है, ब्लैक विंग स्टिल्ट नज़र आ रहे हैं, और ये देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे से कैमोफ्लेज हो चुका है, वो रफ़ है, रफ़। और भी कई बर्ड्स हैं, तो आइए नज़दीक से इनको देखते हैं ज़रा। सारे बर्ड्स जो है एक कम्युनिटी बनाकर रहते हैं, जहाँ पर एक साथ ये रहते हैं और एक साथ शिकार करते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा एक हार्मनी देखी जाती है बर्ड्स में। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारा एविफोना इस पॉन्ड में मौजूद है, और ऐसे तालाबों में आपको पक्षियों की भरमार देखने मिलती है, ख़ास तौर पर जो एक्वेटिक बर्ड है उनकी। पॉन्ड, तालाब जो है ये बर्ड्स के लिए एक रेफ्यूज बन जाते हैं, और जैसे जैसे पॉन्ड की संख्या कम होगी, तालाब कम होंगे, तो ये इनके जो लास्ट रिमेनिंग रेफ्यूज है ये भी चले जाएंगे। अब इतनी सारी बर्ड आज भी यहाँ पर मौजूद है। इस पॉन्ड की क्वालिटी इतनी डिटोरेट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस है, फिर भी ये किसी तरीके से बर्ड यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं। सबसे पहला पक्षी जो हमें दिखाई देता है उसके बारे में बात करेंगे, जो सामने ही है, कैमोफ्लाज हो चुका है, देखिए उड़ गया, वो था रफ़। ये देखिए मट्टी में जो बैठा हुआ है। अब रफ़ बहुत इंटरेस्टिंग है, फैसिनेटिंग है, क्योंकि ये यहाँ का नेटिव नहीं है, यानी कि यहाँ का रेजिडेंट बर्ड या रेजिडेंट ब्रीडिंग का बर्ड नहीं है। ये एक माइग्रेटरी बर्ड है, यानी कि जहाँ पर विंटरलैंड से यहाँ पर आता है, सर्दियों में गर्म जगहों की खोज में ये इस जगह पर आया है। और रफ़ जो है एक मीडियम साइज़ का माइग्रेटरी वेडिंग बर्ड है, जो कि विंटर्स में इंडिया में आता है। और ये जो एक तरीके का सैंड पाइपर है, जो मार्श में, ऐसे ग्रीगेरियस जगहों पर बड़े बड़े फ्लॉक्स बना करके रहता है। अब यहाँ पर उतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है, लेकिन विंटर्स में यहाँ पर ये आ चुके हैं, और काफ़ी वर्षों से, हज़ारों वर्षों से यहाँ पर आते होंगे, इसीलिए आज भी ये इनके दिमाग में एंग्रेंड है कि यहाँ पर आना है। और इनका प्लूमेज जो है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज होता है। जैसे हमको मालूम है कि बर्ड्स में ब्रीडिंग प्लूमेज, यानी ब्रीडिंग प्लूमेज अलग होता है। आम तौर पर रेस्ट ऑफ द ईयर ये पक्षी अलग रंग में दिखाई देते हैं, और जब ब्रीडिंग सीज़न आता है तो इन पक्षियों के जो कुछ फैदर्स हैं या जो कलर है बॉडी पार्ट्स का, वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, डार्कर हो जाता है, ब्राइटर हो जाता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इसीलिए ये जो ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स है, जैसे कि ये रफ़, उसकी प्रेजेंस को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारे तालाबों में ये हज़ारों किलोमीटर दूर दूसरे देशों से हमारे गांव में आते हैं और यहाँ पर डेरा जमाते हैं कुछ समय के लिए।
अब दूसरा पक्षी जो है वो है ये रेड नेप्ड आइबिस। आइबिस की 3 प्रजाति होती है, ब्लैक हेडेड आइबिस, रेड नेप्ड आइबिस और एक छोटा वाला ग्लॉसी आइबिस। ये रेड नेप्ड आइबिस है और रेड नेप्ड आइबिस यहाँ का रेजिडेंट ब्रीडिंग का बर्ड है, यानी यहीं पर रहता है पूरे साल। और ब्रीडिंग के दौरान जो है इनका जो रेड नेप है, रेड नेप जो सर के ऊपर होता है वो ज़्यादा ब्राइटर हो जाता है और कई बार कई स्पेसिमेन में ये बहुत ज़्यादा डल होता है तो दिखाई भी नहीं देता, जैसे कि इस वाले में। अब रेड नेप्ड आइबिस एक बड़ा पक्षी है जो कि आपको रोड साइड पर, वेस्टलैंड में भी दिख जाएगा, क्योंकि ये इंसेक्ट्स की खोज में रहता है और बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग बर्ड है। इसके मैंने कई वीडियोस बनाए, इसके कॉल का भी एक वीडियो है इसके साउंड का, वो भी आप देख सकते हैं मेरी चैनल पर। ये देखिए, काफ़ी शानदार पक्षी है ये, और इनकी जो लंबी सी चोंच है वो इन पक्षियों को काफ़ी बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग और खूबसूरत बनाते हैं। ये देखिए, ये जो डक एक एक करके उड़ के जा रहे हैं, ये है नॉब बिल डक। भारत के ये रेजिडेंट ब्रीडिंग के बर्ड है और बहुत ज़्यादा अनमिस्टेकेबल स्पीसीज़ है, क्योंकि आप इनके चोंच के ऊपर जो एक नॉब का आकार का बना हुआ देखोगे, जिनसे आप इनको पहचान सकते हो। मेल के ऊपर ये होता है और जो ब्रीडिंग मेल होता है उसके ऊपर ही होता है। इसको नटका, नंदीमुखी हंसक भी बोलते हैं और कोम डक बोलते हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है, भारत का तो रेजिडेंट बर्ड है। और इस बर्ड की बात करें तो बहुत ज़्यादा ग्लॉसी होता है, यानी जैसे जैसे इसके शरीर पर लाइट गिरती है वैसे वैसे हमको कलर इनके पंखों पर अलग अलग दिखाई देते हैं। ये देखिए, सामने बैठे हुए, और ये अपने पैरों से कंटिन्यूअसली पैडल करते रहते हैं। ऊपर से तो हमें शांत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीचे इनके पैर चलते रहते हैं, जिनसे ये तैर पाते हैं इतने सुंदर तरीके से, इतने शांत तरीके से। तो इनको शैलो वाटर प्रेफर करता है ये, यानी कम गहरा पानी। और ये डक जो है ये ट्री डक है, यानी पेड़ों पर रहने वाले बतख। तो दूसरे ट्री डक्स की तरह ये भी डंप नेस्टिंग करता है। ये देखिए कितनी खूबसूरत इनकी फ्लाइट है। वन ऑफ द लार्जेस्ट डक्स है ये, सबसे बड़े बतखों में से इनका एक शुमार होता है। तो अब ये वापस अपने पेड़ों पर जा रहे हैं शायद। डंप नेस्टिंग में फीमेल जो है एक ही नेस्ट में बहुत सारी फीमेल अपने अंडे डंप कर देती है, और 50 से ज़्यादा कई बार अंडे एक ही नेस्ट में होते हैं। इसको डंप नेस्टिंग बोलते हैं, जो ट्री डक्स में देखा जाता है। नॉब बिल डक भारत का एक इंडिजिनस बतख है और इतना ज़्यादा यूनिक बर्ड है। एक नॉब होता है, फिर भी ये एवियन फौना जितनी डाइवर्सिटी है इसमें बहुत कम जाने वाले पक्षियों में इसका शुमार होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग कलरेशन होता है और कॉन्ट्रास्टिंग वाइट मार्किंग्स से हम इनको पहचान सकते हैं। अब देखिए, कई सारे बर्ड्स है, बहुत सारे आइबिस उस ओर जमा हो चुके हैं। तो एक साथ ये पक्षी रहते हैं जिनसे इनको सिक्योरिटी भी मिल जाती है। इतनी सारी आंखें होगी तो प्रेडेटर पर किसी ना किसी का तो ध्यान जाएगा। तो तालाब में अभी भी डाइवर्सिटी है बर्ड्स की, लेकिन ये एक ही प्रकार के आइपोमिया कार्ने के प्लांट्स देखकर बहुत ज़्यादा दिल बैठ जाता है कि इतना ज़्यादा यहाँ पर इन्वेजन हुआ है इस इन्वेजिव प्लांट का। मैंने इसी तालाब पर आकर के आइपोमिया कार्निए का एक डिटेल वीडियो बनाया है, बहुत लेंदी वीडियो है वो भी, तो आप वो भी ज़रूर चेकआउट कीजिए इस प्लांट के बारे में और जानकारी पाने के लिए, क्यों इसको बेशर्म प्लांट भी कहा जाता है। तो काफ़ी सारी बातें की हमने कि पॉन्ड की हेल्थ कैसे अफेक्ट होती है। आइए अब थोड़ा जान लेते हैं कि पॉन्ड का रोल क्या है। तो पॉन्ड जो है एक सबसे मेन काम जो है इसका वो है पानी को जमा करके रखना, और हैबिटेट भी होता है ये प्लांट्स का, एनिमल्स का एक हैबिटेट है।
वाटर क्वालिटी यानी कि जो ख़राब पानी है वो पॉन्ड में आकर साफ़ हो जाता है, क्योंकि इसमें प्लांट्स मौजूद है जो कि पानी को फ़िल्टर कर देते हैं। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, फिर ग्राउंड वाटर का रिचार्ज करना, ये सारे काम पॉन्ड करता है। तो बहुत सारे एम्फीबियंस की स्पीसीज़ हो, इनवर्टिब्रेट्स हो, ये भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे अगर पॉन्ड अफेक्ट होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो सामने बहुत सारी बर्ड्स की स्पीसीज़ है। तो इस 21st सेंचुरी में ऐसे बर्ड्स या ऐसी स्पीसीज़ जानवरों की सर्वाइव कर पाएगी या थ्राइव कर पाएगी जो बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल होगी, एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस को भी टॉलरेट करेगी। जिसमें ये खूबी होगी वही स्पीसीज़ इंसानों के साथ आगे सर्वाइव कर पाएगी। एक बात तो हम सभी जानते हैं कि पानी है तो जीवन है, और पानी, रेनफॉल जो है, बारिश का पानी, ये तो बहुत ज़्यादा अमृत के तौर पर होता है एक लैंड के लिए, ज़मीन के लिए, क्योंकि बारिश का पानी जहाँ गिरता है वहाँ पर लाइफ आ जाती है। तो इसी पानी को रोकना ये ज़मीन पर, ये हमारी मेन ड्यूटी है, यही काम हमें करना है। ऐसे में ऐसे छोटे छोटे गड्ढे बनाना, बड़े तालाब बनाना बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिससे पानी एक जगह पर ठहर सके, रन ऑफ ना हो, और धीरे धीरे फिर वो पानी ओवर टाइम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। इससे पूरे एरिया का जो वाटर टेबल है वो ऊपर की ओर आएगा, और पानी की जो स्ट्रेस है, पानी का स्ट्रेस है, वो कम होगा। पॉन्ड जो है रूरल एनवायरनमेंट के एक सेंटर हुआ करते थे, लेकिन ये बहुत तेज़ी से अब डिसअपियर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गायब भी हो रहे हैं, और बहुत सारों पर तो एंक्रोचमेंट हो चुका है। चाहे वो दबाव रियल्टी बूम का हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट का हो, जैसे जैसे हमारे गांव भी इस डेवलपमेंट की रेस में जुड़ जाएंगे, तो ये जो बचे हुए पॉन्ड हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। तो हम सब जानते हैं कि ज़मीन जो है पहले जितनी थी उतनी ही है, धरती पर ज़मीन बढ़ती नहीं है। तो इसका सप्लाई नहीं है, लेकिन डिमांड इतना ज़्यादा है, क्योंकि इतना ज़्यादा डेवलपमेंटल वर्क्स शुरू हो चुके हैं, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए। तो इन लैंड पर, बचे हुए जो ओपन लैंड है, उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है, ख़ास तौर पर हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री में। और हमारे देश की तो एस्पिरेशन है कि देश 8%, 9%, 10% की ग्रोथ रेट से हमारी जीडीपी बढ़नी चाहिए, तब हम $5 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। तो इतना ज़्यादा एस्पिरेशन है, और एस्पिरेशन है तो बहुत सारा काम भी हो रहा है। तो एक डिस्कशन होना चाहिए कि क्या सिचुएशन है हमारे भारत देश में पॉन्ड्स की, और क्या वाटर सिक्योरिटी भारत में पॉसिबल है इन पॉन्ड्स की सुरक्षा करके और नए पॉन्ड्स बना करके। क्या हम इस एटलीस्ट वाटर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर सकते हैं भारत से। ये था मेरे गांव का पहला तालाब और इस सीरीज़ का पार्ट 1। आगे और भी तालाब को देखेंगे, क्या स्थिति है वहाँ पर, कौन से बर्ड्स वहाँ पर हैं। आप भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके गांव के तालाब की क्या स्थिति है, और क्या वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बची हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि क्या आपके आसपास जो पॉन्ड है उनमें भी ऐसी स्थिति है। और अगला वीडियो जो होगा वो इस पॉन्ड पर होने वाला है, तो बने रहिए इस सीरीज़ में।